हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी मास्टर क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी की एक नई वीडियो है, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की एक नई वीडियो है, जिसमें हम डेप्थ से कवर करते हुए चल रहे हैं सारी चीज़ों को। और ये जो अपनी मास्टर क्लास है, इसका मतलब हमने पहले भी बताया था, इसका जो लेवल है वो पीसीएस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, आईएएस के एग्ज़ाम के तो नहीं है, पीसीएस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। और हम इसको लक्ष्मीकांत एडिशन के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं, वहीं से हम इसको बहुत डेप्थ से चीज़ों को रन करते हुए, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में इसके ऐसे शब्द हैं जो समझ नहीं आती है हर एक बच्चे को, तो उन शब्दों को हम सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप बच्चा आसानी से इसको लर्न कर सके, उसको याद हो सके और अपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें इसका क्वेश्चन हल कर सके। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हमें कहाँ तक देख लिया था, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि भाई 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो एक घटना और हुई थी उसी समय, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी उसी दिन हुआ था। तो क्या हुआ था, जो अपनी सीटें थी 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले जो भारत में सीटें थी, कितनी थी, संविधान सभा के लिए जो सीटें निर्धारित की गई थी वो कितनी थी, 389 सीटें थी। कितनी थी, 389 सीटें थी पूरे भारत में। किस रेशो पे थी ये, रेशो था 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। ठीक है ना। तो पूरे भारत में कितनी सीटें थी, 389, जिसमें आप सभी को पता होगा 93 कितनी थी, देशी रियासतों के पास थी, देशी रियासतों पर देशी रियासतों के पास थी। और जो बाकी की बची हुई थी सीटें वो अपनी किसके पास थी, वो ब्रिटिश प्रांतों के पास थी, 229 सीटें। ये किनके पास थी, ब्रिटिश प्रांतों के पास थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नर थे और चीफ कमीशन के अधीन थी। बताया भी था इसमें अलग अलग से कैसे चार सीटें किसके अधीन थी, वो चीफ कमीशन के अधीन थी। बाकी की जो सीटें बची 225 सीटें जो थी वो किसके अधीन थी, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, 225 296 होगा नहीं, हाँ सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया और बोलने में भी दिक्कत होगी, 96। ठीक है ना। 292 सीटें जो थी वो गवर्नर के अधीन थी, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थी। और उसमें जो चार सीटें थी चीफ कमीशन के अधीन थी। कौन कौन सी सीटें थी, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, मारवाड़ और अजमेर, ये 4 सीटें थी जो चीफ कमीशन के अधीन थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया भी था। ठीक है ना। ये ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी। कितने ब्रिटिश प्रांत थे, 11 प्रांत। वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और कितनी बची थी, 93 थी जो देशी रियासतों के पास थी। अब हुआ क्या, जब 15 अगस्त 1947 को एक और भारत उसका आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो कहीं ना कहीं एक शोक की लहर भी थी। शोक की लहर क्या थी, वो भारत और पाकिस्तान का उस समय विभाजन हुआ। जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सीटों में भी कमी आनी थी इनमें, क्योंकि कुछ जो जनता थी वो दूसरे देश में चली गई और कुछ जो आदमी थे वो इसी देश में रह गए। तो कितनी कमी आई 15 अगस्त के बाद भारत की इन सीटों में। जो हमने दोबारा से जनगणना कराई, दोबारा से संविधान सभा के लिए हमने जो सीटों का निर्धारण किया, कब किया था, 31 अक्टूबर 1947 को, जब पुनः संविधान सभा ने पूरे भारत में संविधान सभा की सीटों का निर्धारण किया गया। तब कितनी सीटें बची थी, तब सीटें बची थी भारत में 299 सीटें बची थी, 299 सीटें पूरे भारत में। वही रेशो वही था, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट इक्वल टू 1 सीट। ठीक है, रेशो वही था, है रेशो वही था। तो पूरे भारत में कितनी सीटें बनी जब पाकिस्तान अलग हो गया,
पाकिस्तान अलग हुआ था ना इस समय, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था इस दिन, ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर 1947 को फिर पुणे से सीटों का निर्धारण किया गया। तो 299 सीटें हुई। 299 सीटों में 229 सीटें तो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन आई। 229 सीटें ये चली गई तो ब्रिटिश प्रांतों पे, ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी, ब्रिटिश प्रांत पे थी। और जो बाकी की बची अब 229 तो इधर हो गई, तो 70 सीटें ये थी देशी रियासतों पर, देशी रियासतों पर, ये थी देशी रियासतों के पास। यहाँ आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं और इसमें जो पीछे छूट गई वो थोड़े सा उसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। अब हम सारी बातें है ना आगे से जो कैलकुलेशन करेंगे वो 389 पे नहीं होगी, अब 15 अगस्त के बाद की होगी। तो वो 299 सीटों पर कैलकुलेशन करते हुए हम चलेंगे और उसके बाद इतनी ही रही भारत की सीटें, और वहीं से हम भारत के संविधान के बारे में हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना कि कब दोबारा से कब संविधान सभा की सीटों का निर्धारण किया गया। 31 अक्टूबर 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया था। भारत आज़ाद भी उस दिन ही हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था। बाकी की सीटें इनके पास 90 सीटें पाकिस्तान के पास चली गई थी और 299 सीटें अपने पास भारत के पास बची थी, ठीक है ना। आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, ठीक है ना। मैं इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या देखते हैं, दो चार चीजें हैं ना इसमें पीछे छूटी हैं, उनको थोड़ा सा। एक तो राष्ट्रीय ध्वज वाली चीज छूट गई है, सभी को पता होगा राष्ट्रीय ध्वज। हाँ, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने किसको, राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रीय ध्वज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पता भी होगा। राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी, यहाँ तक दी है, ये दिख रहा होगा तो मंजूरी दी, वहां तक है, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था, डिजाइन वो किसने तैयार किया था। आप सभी जिन बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के बारे में पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। और जिनको नहीं पता वो यहाँ पे अभी देख लेगा और इसे याद भी कर लेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में आ ही जाता है। डिजाइन है, किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया, इन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। यहाँ तक सारी चीजें, और सारी चीजें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपको पता भी होगा। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी, स्वीकृत किया था, 22 जुलाई 1947 को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं कहाँ पे जाते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाना है, आगे कहीं ज्यादा आगे नहीं जाना है, अभी प्रारूप समिति पे आना है। प्रारूप समिति पे आने से पहले थोड़ी सी चीजें प्रारूप समिति से बैक पोजीशन की देख लेते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन टर्न करता है कि भाई प्रारूप समिति कैसे बनी, पहले क्या थी, वो कौन सी समिति थी। देखो, संविधान सभा में अलग अलग पॉइंटों पे बात करने के लिए बहुत सारी समितियां थी, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे जो बुजुर्ग थे यानी ये बड़े थे, उनका मानना था कि भारत के कोई भी देशवासी है उसके हितों का हनन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये थी। तो उन्होंने हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग समितियां बनाई हुई थी, हर एक काम के लिए अलग अलग समितियां थी। तो बहुत सारी समितियां थी अलग काम करने के लिए। संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, बहुत सारी संविधान सभा में
संविधान सभा में बहुत समितियां थी, बहुत समितियां थी, ठीक है ना। उनमें से एक समिति भी थी, कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, उनमें से एक समिति अपने पास कौन सी थी, परामर्श समिति। परामर्श समिति, परामर्श समिति ने क्या किया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ इसके लिए यूज किया हमने। देखो, परामर्श समिति जो थी वो इसलिए बनाई गई कि उसका जो काम था वो काम था कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं होंगी, वो इस समिति ने काम किया। और उन्होंने क्या किया, लगभग 60 देशों के संविधान को एकत्रित किया और उनमें जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे उनको सभी को उठाया, उनकी एक सूची बना ली। अब सूची बना के फिर केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों के पास भेज दी। केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल का मतलब है जो सेंटर में जो अपने सीटें बची हुई थी, और जो प्रांत में केंद्रीय प्रांतीय और विधानसभा या विधानमंडल कह लो या संविधान सभा के पास भेज दी, जो देशी रियासतें थी जिन्होंने खुद उनके मेंबर चुन के वहाँ पे भेज दिए थे संविधान सभा में, उनके राजाओं के पास भी भेज दी गई। उनके जो ब्रिटिश गवर्नर वाली सीटें थी उनके मेंबर्स के पास भी, ब्रिटिश गवर्नर के पास भी उनकी एक सूची भेजी गई। फिर सूची भेजी गई थी। सूची में क्या था, सूची में था भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं होंगी, इस बारे में वहाँ पे था उस सूची में। तो उन्होंने अपने आंसर दे दिए, भाई इसमें यह चीज़ सही होनी चाहिए। केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल ने और संविधान सभा ने सभी ने अपना आंसर दे दिए कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी। अब उस रिपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया, संविधान सभा ने BN राव के पास उस रिपोर्ट को भेज दिया। BN राव ने फिर क्या किया, BN राव ने, मैं लिखाऊंगा इन सारी चीज़ों को, मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार फिर लिखा देता हूँ। और फिर BN राव ने क्या किया, BN राव ने इसका एक प्रारूप तैयार कर लिया, पूरा का पूरा, जो इन्होंने सब आंसर का सजेशन दिया और जो परामर्श समिति ने सूची भेजी थी, ठीक है ना, उसका एक प्रारूप तैयार कर लिया। फिर उस प्रारूप पे बात करने के लिए एक प्रारूप समिति गठित की गई। अब यहाँ से था वो पॉइंट, प्रारूप समिति पर उस पे प्रारूप तैयार कर लिया उसका रिपोर्ट का BN राव ने। तो उस प्रारूप पर बात करने के लिए एक प्रारूप समिति गठित की गई। और प्रारूप समिति कब गठित की गई थी, 22 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप इस नाम से बहुत ज़्यादा परिचित, बहुत ज़्यादा जानते भी होंगे इस नाम को, बहुत फेमस नाम है। बताते हैं इन्होंने क्या क्या हमारे संविधान और हमारे देश को दिया, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं। अब इसमें संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, बहुत सारी समितियों में से एक समिति थी परामर्श समिति। परामर्श समिति ने क्या किया, परामर्श समिति ने कब, 17 मार्च 1947 को एक सूची भेजी। 17 मार्च 1947 को 17 मार्च को केंद्रीय और प्रांतीय जो केंद्र में थे, प्रांत में थे, प्रांतीय और विधानमंडल कह लो, जो संविधान सभा में थे, ठीक है ना, विधानमंडल या फिर संविधान सभा कह लो आप, संविधान सभा में जो मेंबर थे, उनके पास एक सूची भेज दी। क्या भेज दी इन्होंने, परामर्श समिति ने एक सूची भेज दी। मंडल के पास एक सूची भेज दी। क्या भेज दी, सूची भेजी। इस सूची में था क्या, इस सूची में क्या था, सूची में किसने भेजी, ये परामर्श समिति ने। इस सूची में क्या था, सूची में था, यहां लिख दूं मैं, सूची में था, इस सूची में क्या था कि भारत के संविधान की क्या विशेषता होगी, भारत के संविधान की क्या विशेषता होगी, ये था उसमें, क्या विशेषता होगी। और ये सूची कहां से तैयार की थी इन्होंने, लगभग 60 देशों से, लगभग लिख लेना, अप्रोक्सीमेट 60 ही थे, ठीक है ना, लगभग ये जो सूची थी ये इन्होंने लगभग 60 देशों से, 60 देशों के
देशों के संविधान से तैयार की थी, ठीक है ना, तैयार की थी। आई होप यहाँ तक आपकी समझ आया होगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर इसको रब कर देते हैं। संविधान सभा में बहुत सारी समितियाँ थी, उनमें से एक समिति थी परामर्श समिति। परामर्श समिति ने क्या किया, 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय और विधानमंडल, केंद्रीय यानी कि केंद्र में जो थे और प्रांतों में जो थे जो मेंबर्स थे और विधानमंडल में जो मेंबर थे उनके पास एक सूची भेजती। सूची किसके नाम की, किस चीज़ की थी? सूची थी भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं होंगी उसके बारे में ये सूची थी। सूची में क्या था, उन्होंने क्या किया, लगभग 60 देशों के संविधान से तैयार की थी। तैयार तो की थी, तो इसमें था क्या, 60 देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने उठाई थी, अच्छी चीजें उठाई थी, ठीक है ना, अच्छी चीजें उठाई थी। अच्छी चीजें का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ भी उठा लिया। जैसे आपको पता होगा नागरिकता संशोधन कहाँ से उठाया, एकल नागरिकता, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे फिर कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई थी, और जो भी होगा हम साथ साथ बताते चलेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई थी, तैयार की थी, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप, मेरा मानना है कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। फिर क्या किया, यहाँ से मैं इसे यही से ऑफ कर देता हूँ, इस सूची से। फिर संविधान सभा, केंद्रीय, प्रांतीय और संविधान सभा या विधानमंडल ने, यहीं पे है, इसके बाद सूची के बाद क्या हुआ, केंद्रीय, और इन्होंने कब परामर्श समिति को, हाँ लगभग परामर्श समिति के पास, ऐसे लिख लो, परामर्श समिति के पास, अगर मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ नोट भी कर, परामर्श समिति के पास केंद्रीय और प्रांतीय और संविधान सभा कह लो आप इसको, या फिर विधानमंडल। संविधान सभा ने अपने उत्तर भेज दिए, ठीक है ना। इनके पास केंद्रीय, प्रांतीय और संविधान सभा या विधानमंडल, मैं यहाँ पे विधानमंडल लिख देता, विधानमंडल और संविधान सभा एक ही है, ठीक है ना। उन्होंने अपने उत्तर भेज दिए। अब इन्होंने क्या किया, परामर्श समिति ने इनके जो उत्तर थे उन उत्तरों की एक रिपोर्ट तैयार की, उत्तरों की एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट है ना, खाका बोल रहे हैं इसको हिंदी में, एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक है ना। किसने तैयार की ये रिपोर्ट, ये की थी परामर्श समिति ने। परामर्श समिति ने इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी, है ना। अब इस रिपोर्ट को किसके पास भेज दिया भाई, सबसे पहले इस रिपोर्ट को BN राव के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया जी, BN राव के पास इस रिपोर्ट को भेज दिया। अब BN राव ने क्या किया, BN राव ने इसका क्या किया, BN राव ने इसका एक प्रारूप तैयार कर दिया। इस रिपोर्ट का सारी चीज़ों को मिलाकर, उनके आंसरों को मिलाकर उन्होंने तो एक रिपोर्ट तैयार करके भेज दी भाई, ये हमारी चीज़ें थी। और दूसरे उस पर उन्होंने जो अलग अलग जैसे केंद्रीय, प्रांतियों ने जो भी अपने सजेशन दिए और विधानमंडल में जो भी डिस्कशन हुई थी उन सभी ने अपना क्या कर दिया था, एक रिपोर्ट भेज दी थी उन्होंने पे। फिर BN राव के, फिर उस रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले संविधान सभा ने किसके पास भेज दिया, इसको BN राव के पास भेज दिया। अब BN राव ने क्या किया, BN राव ने इसी रिपोर्ट को, किसने, BN राव ने इस रिपोर्ट का एक प्रारूप तैयार किया। क्या किया जी, प्रारूप तैयार किया। देखता हूं मैं इसे, यहां तक क्या लगता है आपको नजर
आ भी रहा होगा या नहीं, अभी देखते हैं हम। इसको इधर से रफ कर देते हैं और इस साइड लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, इस साइड लिख देता हूँ। अब परामर्श समिति लगभग खत्म सी होगी, ठीक है ना। इतना ही मेन इम्पोर्टेंट रोल था इसका, कोई ज़्यादा खास नहीं था। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इस रिपोर्ट को। बी एन राव ने एक प्रारूप तैयार कर दिया, एक प्रारूप तैयार कर दिया, ठीक है ना। इसका एक प्रारूप तैयार कर दिया। अब इस प्रारूप पर बात करने के लिए उन सारी चीजों को उन्होंने मिला दिया, एक प्रारूप सा तैयार कर दिया। इस प्रारूप पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए संविधान सभा ने एक समिति गठित कर दी। इस प्रारूप पर बात करने के लिए क्या किया, एक समिति गठित की। और उस समिति का क्या नाम था, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। यहां तक बताइएगा आपकी समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। बी एन राव के पास भेज दिया, ये यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है ना, भेज दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बी एन राव के पास भेज दिया। बी एन राव ने इसका क्या किया, एक प्रारूप तैयार कर लिया। इस प्रारूप पे बात करने के लिए संविधान सभा ने क्या किया, एक समिति गठित कर दी। किसने समिति गठित की थी, ये समिति गठित की थी संविधान सभा ने, ठीक है ना, सभा ने समिति गठित कर दी। और समिति का क्या नाम था, प्रारूप समिति, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब थोड़ी सी चीज इसमें देख लेते हैं प्रारूप समिति में। मेरा मानना है कि आपके ये समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना, और अच्छे से आपका क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। देखो आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को ना कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर करना है अगर पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है ना, अगर पसंद आता है तब। क्योंकि हम पॉलिटी की मास्टर क्लास चला रहे हैं, हर चीज़ में ऐसे ही करते हैं हम। हिंदी की क्लासेस जो चला रखी है हमने, वर्णमाला सीरीज चला रखी थी, वो तो खत्म ही हो गई शायद, और वो भी ऐसे ही डेप्थ से कवर करते हुए चल रहे हैं। फिर हम अभी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं मैथ की सीरीज, बहुत भयंकर सीरीज होगी। हम एक एक चीज़ को बहुत डेप्थ से समझाते हुए चलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं प्रारूप समिति में क्या था, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति तो आपके समझ आई होगी ना, कहाँ से बनी प्रारूप समिति, ठीक है ना, प्रारूप समिति में क्या था। अब प्रारूप समिति कहाँ गठित कब करती थी, ये भी चीज पूछ लेता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ 22 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। गठन कब हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ 22 अगस्त 1947 को। इसमें कितने मेंबर थे, इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है ना, इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जो थे, और उनको पहला भी नाम दे सकते हैं, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, मैं BR लिख दिया ना, ठीक है ना, अंबेडकर समझ जाए ना आप, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और वो पहले मेंबर भी थे, ठीक है ना। 7 मेंबर है, 7 के 7 सदस्य हम आपके पास अभी लिखा देते हैं। दूसरे सदस्य जो थे इसके थे KM मुंशी, ठीक है ना। तीसरे जो सदस्य थे, पहले तो इसमें बनाया था इन्होंने DP खेतान को, फिर इनका देहांत हो गया था, ठीक है ना, इनका देहांत हो गया, फिर इनकी जगह बनाया था कृष्णमाचारी को। किसको बनाया था, कृष्णमाचारी,
किसको बनाया जी? कृष्णमाचारी को बनाया गया था। किसकी जगह? डीपी खेतान की जगह। फिर चौथे नंबर के जो थे अपने, चौथे नंबर के जो सदस्य थे वो थे कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है ना। और जो पांचवें सदस्य थे वो बहुत ध्यान से आप लिख लेना, एन गोपाला स्वामी अय्यर। कौन थे? एन गोपाला स्वामी। देखो हम पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझा रहे हैं बस, और हम ना आपसे बिल्कुल दिल से जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आपको भी हमसे दिल से जुड़ना है और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर करना है, कम से कम 10 बंदों पे शेयर जरूर करना है। एन गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है ना, अय्यर। और छठे नंबर के जो मेंबर थे वो थे अपने माधव राव भाई, ठीक है ना, राव। अगर इससे नीचे नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सातवें नंबर के थे मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद शादुल्ला। ये 7 मेंबर्स थे, ठीक है ना। अब प्रारूप समिति के आगे जो थोड़े बहुत काम बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। एक वीडियो और बनेगी, शायद 1 या 2 वीडियो। और ये संविधान निर्माण जो चल रहा है अपना, कैसे हुआ संविधान का निर्माण, कब अंगीकृत किया गया संविधान, कितने दिनों में बना, ये सारे पॉइंट अभी थोड़े से बचे हैं। 1-2 वीडियो और बनेगी, उसको बना के हम अगर वीडियो थोड़ी लंबी बना देते हैं ना तो क्या प्रॉब्लम आती है, उसे अपलोड करने में बहुत समय लगता है और आपको पता ही अपलोड नहीं हो पाती वो ठीक से। तो हम यहीं पे इस वीडियो को रोकेंगे। बस आपसे विनती यही है हमारी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आता है लाइक तब करें, और जहाँ पे भी आपको लगता है हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हैं, है ना। और बस यही है आज तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।